You can Can we continue. start, ma'am? Yes, yes, please. Sir, with your permission. Yes, please. Okay, Thank you, sir. sir. Good afternoon to you, all of you. My name is Kirti Malhotra, and today is my last session of a presentation. So my research topic is on the heart disease. I'm doing research on early age heart disease. So I am discussing here the last session. What are type of divisional chart used in Vedic astrology? डिविजनल चार्ट यूज्ड इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मतलब चिकित्सा ज्योतिष में कौन कौन से वर्ग कुंडलियां देखी जाती हैं, एंड व्हाट इज द ड्रेकाना चार्ट एंड व्हाट द बॉडी पार्ट इट रिप्रेजेंट, importance of 22nd Drekana in medical astrology, importance of 64th Navansha in medical astrology, and what is D6 chart in medical astrology, क्या बताता है, and importance of D6 chart in medical astrology, analysis of disease using the divisional charts, and analysis of heart disease using the Drekana chart and D6 chart, and what are the astrological remedies we can do to prevent the heart disease. What are divisional charts? अब डिविजनल चार्ट क्या होते हैं? डिविजनल चार्ट अगर हम देखें तो वैदिक ज्योतिष में डिविजनल चार्ट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये मुख्य जो रूप से जन्म कुंडली की जो हमारी होती है तो उससे चार्ट बनाया जाता है, और इस उसे और ये वर्ग कुंडली हर राशि के छोटे हिस्सों में बांटकर तैयार की जाती है। ये चार्ट जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में पहलुओं को का ज्यादा गहरा और सटीक विश्लेषण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसका डिटेल में अगर हम एनालिसिस करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हमारी लग्न कुंडली है तो उसका अगर हम द्वितीय भाव देखेंगे तो द्वितीय भाव का जो डिविजनल चार्ट का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो उसको हम कहेंगे D2 चार्ट। तो वो कैसे हमारी वेल्थ की स्थिति कैसे रहेगी, धन संपत्ति कैसे रहेगी, वो हम वर्ग कुंडलियों में देखते हैं। तो वर्ग कुंडलियां को देखना इसलिए जरूरी है कि अगर हम वर्ग कुंडलियों को के बिना ही कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो वो फिर प्रिडिक्शन सटीक नहीं होती, और उसमें फिर गलत प्रिडिक्शन होने से मतलब समस्या उत्पन्न होती है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि वर्ग कुंडलियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उसके बिना अगर कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है तो उसका प्रिडिक्शन गलत होगा, क्योंकि वर्ग कुंडलियां रिवील द सब्टल रिजल्ट दैट मे नॉट बी विजिबल इन द चार्ट चार्ट अलोन। मतलब अगर कोई लग्न कुंडली में हम देख रहे हैं कि उसका प्रॉमिस है, पर अगर हम दूसरी वर्ग कुंडली में जाएं तो वो उसमें करेक्ट प्रेडिक्शन दिखता है, वो मतलब वो प्रॉमिस वर्ग कुंडलियों में भी है कि नहीं वो भी हम देखते हैं। और दूसरा है कि इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शंस, मतलब वर्ग कुंडलियों का सटीक, इससे हमारी प्रिडिक्शन में एक्यूरेटी या सटीक विश्लेषण होता है। और दूसरा है कि ये इसलिए एसेंशियल है कि इससे हम अपने जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि एजुकेशन को हमें देखना, एजुकेशन हम देखना चाहते हैं लग्न कुंडली से, तो हम उसका डिटेल में अगर हम D24 के चार्ट का अध्ययन करेंगे तो हमें एजुकेशन के बारे में, उसकी जातक के बारे में सटीक विश्लेषण का पता चलेगा। और फॉर एग्जाम्पल मैरिज एनालिसिस के लिए हम नवांश कुंडली का प्रयोग करेंगे, तो नवांश कुंडली हमारे स्पाउस के बिहेवियर और उसके बारे में भी बताती है। और नवांश कुंडली हमारे जो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ जो लग्न कुंडली में है, अब वो वही कुंडली नवांश कुंडली में उसमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है उसको भी बताती है। और जैसे कि करियर एनालिसिस, अगर हम प्रोफेशन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम D10 चार्ट का यूज करेंगे। और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में जानने के लिए हम डिविजनल चार्ट्स में गिवन डेप्थ टू, मतलब उसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी होगी उसके लिए D20 चार्ट का यूज होता है। तो मतलब वर्ग कुंडलियां का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। डिविजनल चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो 30 अंश की हर राशि के तय संख्या में बराबर
हिस्सों में बांटकर और फिर स्थापित नियमों के अनुसार ग्रहों को दोबारा व्यवस्थित करके बनाया जाता है। हर चार्ट के जीवन के किसी भी खास पहलू पर केंद्रित होता है, जैसे कि शादी, बच्चे, प्रोफेशन या अर्ली मैरिज, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से सेहत या प्रारब्ध से मिले कर्म को भी यह दर्शाता है। वह divisional charts find the supplement main birth chart and they reveal the subtle results and hidden influences। क्योंकि ये जो छुपी हुई बातें होती हैं D1 चार्ट में जो हम नहीं ठीक से देख पाते, तो इसलिए डिविजनल चार्ट का यूज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। मतलब ये अगर मतलब ये हम ये कहेंगे कि डिविजनल चार्ट का यूज करेंगे अगर कोई ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर, तो हम सटीक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं या उसका सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए कुंडलियों की का महत्व बहुत ही है इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उसके बिना अगर हम कोई प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारा प्रिडिक्शन रॉन्ग होगा। अब देखेंगे कि जो डिविजनल चार्ट है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। मतलब कि D1 चार्ट को हम जो पूरा एक जो D1 चार्ट होता है जो हमारी ओवरऑल पिक्चर मतलब पूरे जीवन के हर क्षेत्र को दर्शाता है। तो वो 30 डिग्री की एक राशि हो, मतलब 30 डिग्री का ईच जो पूरा है, तो एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो वो अपने ओवरऑल पिक्चर को मतलब तो D1 चार्ट राशि चार्ट कहलाता है। तो दूसरा होता है D2 होरा चार्ट, जिसके अंदर अंतर्गत हम वेल्थ का या धन संपत्ति का विश्लेषण करते हैं। तो होरा चार्ट के लिए क्या होता है कि हम दो प्रकार की चंद्रमा की होरा या सूर्य की होरा लेते हैं। तो पहले हम जब 0 से 15 डिग्री के बीच में अगर विषम राशि में कोई ग्रह है तो वो सूर्य की होरा में जाएगा, और अगर वो सम राशि में है तो वो चंद्रमा की होरा में जाएगा। तो इससे हम धन संपत्ति के बारे में, वेल्थ के बारे में जानते हैं D2 होरा से। D3 चार्ट जो होता है वो सिबलिंग्स को दर्शाता है, हमारी फिजिकल क्षमता कितनी है, हम करेज को दर्शाता है, हमारे घर में प्रतिरोधक क्षमता कितनी है रोग से लड़ने की, वो D3 चार्ट दिखाता है। D4 चार्ट जो है वो हमारे होम हैप्पीनेस का, मतलब हम पारिवारिक सुख का, मतलब हम बोलेंगे कि वाहन का सुख भी हम इससे देखते हैं, मकान का सुख भी हम D4 चार्ट से देखते हैं। उसका अगर हम डिटेल में अगर कहने का मतलब है कि जो हमारे कुंडली का 4th हाउस है वो अगर वही D4 चार्ट में, मतलब डिविजनल चार्ट में D4 में मकान का सुख है कि नहीं, वाहन का सुख है कि नहीं, हमारे घर में पारिवारिक हैप्पीनेस है कि नहीं, वो भी हम D4 चार्ट से, होम हैप्पीनेस वो D4 चार्ट से देखेंगे। दूसरा है D7, जो मतलब जो कि ईच D4 चार्ट की डिग्री है 7 डिग्री 30 मिनट। मतलब एक पूरे पूरे 12 भावों को 7 डिग्री 30 मिनट के बराबर हिस्सों में बांटा जाता है D4 चार्ट बनाते समय। D7 जो है वो सप्तमांशा चार्ट है, जो जो कि चाइल्ड संतान के सुख के बारे में या संतान से किसी का संबंध, अपने माता पिता के से संतान का संबंध कैसा रहेगा, वो भी हम D7 चार्ट से देखते हैं। संतान का सुख है कि नहीं अगर किसी जातक की कुंडली में, वो भी हम D7 चार्ट से देखेंगे। तो ईच ईच जो पूरे जो 12 भाव हैं या 30 डिग्री है उसको 4 डिग्री 17 मिनट ईच राशि में डिवाइड करते हैं 7 भागों में। और नवांशा है जो कि हमारी मैरिज लाइफ के बारे में, स्पाउस की जानकारी के नेचर के बारे में दर्शाता है नवांशा चार्ट। तो वो तो आपको मालूम होगा, जो कि एज ईच पदा 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। दूसरा है दशमांशा चार्ट। दशमांशा चार्ट हमारी प्रोफेशन, इमेज या कैरियर के बारे में दिखाता है। तो इसको भी अगर हम 10 भागों में बांटेंगे तो ईच भाग 3 डिग्री का आएगा। फिर है D12 चार्ट, जो 2 डिग्री 30 मिनट, मतलब पूरे 12 भागों को अगर हम 2 30 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 डिग्री 30 मिनट का है। तो जो हमारे मैटरनल ग्रैंड पापा, मतलब जो हमारे माता पिता या मैटरनल दादा दादी या उससे उनसे
हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं, उनसे अगर उनको कोई रोग है हुआ है तो D12 चार्ट, माता पिता के हो अगर कोई रोग है तो हम उसका आकलन भी या बीमारी का आकलन भी द्वादशांश चार्ट से करेंगे। फिर आता है षोडशांश चार्ट, जो होता है 1 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड का, जो हमारे व्हीकल हैप्पीनेस मतलब जो अच्छा सुख मिलेगा कि नहीं हमारे को लाइफ में, वो दर्शाता है। D20 जो है वो जिनको बोलते हैं विमांशा चार्ट, जो 1 डिग्री 30 मिनट की एक राशि को हम अगर भागों में 20 भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो वो 1 डिग्री 30 मिनट की आएगी, जो हमारे धार्मिक को और आध्यात्मिक उन्नति, मतलब अगर कोई पुरुष जातक का जन्म हुआ है तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति वो को कैसे देखेंगे हम, तो वो हम D20 चार्ट से देखेंगे। फिर है और दूसरा होता है D24 चार्ट, जिसको बोलते हैं चतुर्विशांश और उसको सिद्धांशांश भी बोलते हैं। तो उसकी जो डिग्री है वो 1 डिग्री 15 मिनट, जो कि हमारे एजुकेशन या शिक्षा या योग्यता को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन का अगर हमें गहन अध्ययन करना है तो हम 5th हाउस और 9th हाउस के जो कारक मतलब जो 5th हाउस को भी देखेंगे D1 के चार्ट में, और बुध और गुरु की स्थिति अगर हम देखेंगे तो वो एजुकेशन चार्ट में गुरु और बुध कैसे बैठे हैं एजुकेशन चार्ट में, मतलब D24 चार्ट में वो भी दर्शाएगा। फिर D27 है जो नेचुरल इमेज और इन सोशल बेस और इनर स्ट्रेंथ को दर्शाएगा, मतलब आप सोशली कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी आंतरिक शक्ति कैसी है, उसको D27 चार्ट दर्शाता है। उसको बोलते हैं नक्षत्रांशा चार्ट। फिर D30 आता है जो कि त्रिशांशा चार्ट, त्रिमांशा बोलते हैं, जो 1 डिग्री का होता है, जो कि मैलिफिक स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण समय को दर्शाता है या दुर्भाग्य को दर्शाता है। D40 चार्ट है जो उसको बोलते हैं खगोलमांशा चार्ट, जो 0 डिग्री 45 मिनट को एक राशि मतलब डिग्री में डिवाइड करते हैं पूरे 12 भागों को, तो वो मैटरनल मतलब हमारे दादा दादी उनको दर्शाता है। और अक्षोदयमांशा चार्ट जो है 0 डिग्री 40 मिनट ईच राशि को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पैटर्नल मतलब नाना को मैटरनल अंकल मतलब हमारे नाना पर नाना मैटरनल साइड की जो फैमिली होती है उसको दर्शाएगा D40 चार्ट। और D45 चार्ट जो है वो पैटर्नल मतलब दादा परदादा या उनको हम देखेंगे D45 चार्ट से। और D60 चार्ट जो है वो षष्टियम, जिसको बोलते हैं D60 चार्ट या षष्टियमांशा, जो हमारे पिछले जन्म के कार्मिक कर्म हैं वो हम D60 चार्ट में देखते हैं। तो उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री 30 मिनट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिविजनल चार्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं। In medical astrology, there are different type of work chart are used to understanding the health, disease manifestations, disease severity कितनी है, hereditary factors को देखने के लिए उसका disease से recover करने का potential कितना है। तो हम natal chart के साथ साथ divisional charts में सबसे पहले D1 चार्ट जो हमें बताता है ओवरऑल हेल्थ कंस्टिट्यूशन और डिजीज पोटेंशियल, मतलब अपनी पूरी बॉडी में जो अगर किसी की हेल्थ खराब हुई है फिजिकल बॉडी को दर्शाता है। तो D3 चार्ट भी फिजिकल बॉडी मतलब प्रतिरोधक क्षमता वाइटलिटी, उसमें उसकी क्षमता से डिजीज से रिकवर करने की क्षमता कितनी है वो D3 चार्ट से भी हमें देख सकते हैं। और ये सर्जरी को, एक्सीडेंट को और या डिजीज मैनिफेस्टेशन को भी दर्शाएगा। ठीक है। और D9 है जो नवांशा स्ट्रेंथ, जो कि कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट कॉजिंग दी प्रोटेक्टिंग दी हेल्थ, मतलब कि अगर कोई जातक बीमार हुआ है ना तो नवांशा चार्ट में अगर हम देखेंगे तो समझिए फॉर एग्जांपल सूर्य है, सूर्य जो हमारे आत्मा का कारक है या प्राण शक्ति का ऊर्जा का कारक है। ठीक है। और वो नवांश कुंडली में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो
दर्शाएगा। मतलब हम बोलते हैं कि बल कितना है उस ग्रह को। तो इसलिए हम नवंशा चार्ट में स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, जो हमारी बीमारी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है कि नहीं, वो नवंशा कुंडली से भी हेलो हम देख सकते हैं। नवंशा कुंडली सिर्फ, हेलो, हेलो No, Kirti, you can go ahead. नवांशा कुंडली में सिर्फ हम मैरिज को नहीं देखते, ठीक है, उसके साथ हम ये उसमें हम ग्रहों की बलों को भी, बल का बल कितना है, ठीक है, इनर, हाँ, जो आदमी है तो वो हमारे फिजिकल बॉडी को दर्शाता है D1 चार्ट में। अंदर से वो आदमी कैसा बिहेव करता है, उसके मन में क्या चल रहा है, अगर हम किसी जातक के बारे में उनके अंदर की भावों को या नेचर को जानना चाहें तो हम उसमें नवांशा कुंडली का भी यूज करते हैं। फिर है द्वादशांश चार्ट, जो हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसीजेस को दर्शाता है। क्योंकि जो माता पिता को अगर कोई रोग हुआ है, ठीक है, वो अगर किसी या हेरिडिटरी डिजीजेस हैं या बहुत गंभीर बीमारी है जो चलती आ रही है, वंशानुक्रमण चलती आ रही है और वो ट्रांसफर होती है किसी बच्चे में, तो उसके हेल्थ के इन्फ्लुएंसेस को हम देखने के लिए D12 चार्ट का भी वर्णन या विश्लेषण करना बहुत जरूरी है मेडिकल चिकित्सा ज्योतिष में। फिर है, आता है D27 चार्ट, जिसको बोलते हैं भामशा या नक्षत्रांशा। ये बताता है कि हमारी प्रतिरोध इम्यूनिटी पावर कैसी है, रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब कहेंगे कि प्राण शक्ति कितनी है, वो D27 को हम डिविजनल चार्ट में देख सकते हैं। फिर आता है D30 चार्ट, जिसको बोलते हैं त्रिमांशा चार्ट, जो मिसफॉर्च्यून, सफरिंग, हिडन डिजीजेस लाइक कार्मिक अफ्लिक्शंस, कहने का मतलब है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण से अगर किसी को कोई रोग हुआ है या कोई हिडन बीमारी है वो चलती आ रही है, या और यह पुराने कर्मों से अगर वो आई है किसी की जातक में, तो हम D30 का चार्ट का भी यूज करेंगे, जो कार्मिक एफ्लिक्शंस को, मतलब कार्मिक, जैसे कि कोई कार्मिक पीड़ित जो हमने कर्म किए थे पिछले जन्म में, अगर वो अफ्लिक्टेड हैं या, तो वो कार्मिक अफ्लिक्शंस को भी दिखाएगा। D60 चार्ट है, जो डिजीज के कार्मिक कॉजेज को दिखाता है, पिछले जन्म के जो हमने कार्मिक कर्म किए होते हैं, तो वही अगर हम देखें तो इस ओवरऑल हमने कैसे कर्म किए हैं, तो जिसके कारण वो डिजीज हुआ है, तो वो D60 चार्ट से हम देख सकते हैं। और ये D64 नहीं बोलूंगी, ये हम बोलेंगे चौसठवां नवांशा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है हमारे हेल्थ का। ये नवांशा चार्ट में जो अगर हम देखें तो अष्टम भाव नवांशा में जो जहाँ पे चंद्र कुंडली में, जहाँ पे नवांशा चार्ट में जहाँ पे चंद्रमा स्थित है, वहां से अगर हम अष्टम भाव को देखते हैं तो वो हमारा 64 नवांशा बिंदु पॉइंट होता है, जो कि सीवियर डिजीज या सडन हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है। 64 नवांशा, 64 नवांशा क्या होता है? 64 अगर हम नवांशा के बारे में देखें तो वो क्या बताता है? 64 नवांशा भविष्य बताने में, मतलब भविष्य में बताने वाले और मेडिकल ज्योतिष में इस्तेमाल होने वाला एक अहम और संवेदनशील बिंदु है। यह D9 या D6 चार्ट जैसा कोई अलग डिविजनल चार्ट नहीं है, बल्कि नवांश की एक ऐसी स्थिति खास है जिसका संबंध कष्ट, बीमारी, दुर्घटनाओं और सेहत से जुड़े संकटों से होता है। जब अशुभ ग्रह 64वें नवांश या उसके स्वामी पर असर डालते हैं तो सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर उनकी दशा या गोचर के समय। 64वें नवांश की गणना कैसे की जाती है? तो हम बोलेंगे कि चंद्रमा के नवांश से 64वां नवांश गिने, चूंकि कि 64वां नवांश 7वीं राशि में आता है, प्लस एक नवांश, इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि से 8वीं राशि में आता है। तो कुछ ज्योतिषी लग्न और सूर्य से भी 64वां नवांश की गणना या जांच करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट सेंसिटिव हेल्थ पॉइंट्स, क्रॉनिक डिजीजेज, एक्सीडेंट एंड सडन हेल्थ क्राइसिस को बताता है।
रिवर्स डीप कार्मिक कॉजेस ऑफ डिसीज एंड पास्ट लाइफ इम्बैलेंसेस जो भी हुए होंगे अगर किसी के जातक को, वो भी बताएगा। और ये ज्योतिषियों को या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो वो उसकी गणना करने में भी ये हेल्प करेगा कि उसकी मतलब जो वल्नरेबिलिटी, कौन सी दशा चल रही है, कैसी दशा चल रही है, अंतर्दशा कैसी चल रही है, ट्रांजिट कैसा चल रहा है, तो हम उससे देख के ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स उसका भी 64 नवांशा का भी यूज करते हैं। तो यूजफुल इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर द डायग्नोसिस, मतलब उसका निवारण करने के लिए, अगर किसी को टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा या हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स दे दें, तो वो जातक अगर कोई बुरी तरह बीमार भी है तो वो पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा। मतलब हम अगर उसका ठीक से अगर अध्ययन करें 64 नवांशा का, तो हम बता सकते हैं कि इट इज अ पावरफुल इंडिकेटर ऑफ हिडन हेल्थ and challenges of critical life events. Its careful analysis helps in accurate prediction and timely guidance for better wealth health being. अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। अगर हम समझो कि D1 चार्ट लेंगे, तो उसके अंदर उसके बाद हम देखेंगे मून की पोजीशन, फिर हम नवांशा चार्ट में D1 नवांशा चार्ट में बनाएंगे। उसमें वहां पे नवांशा कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा से जहाँ पे जो राशि चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, तो इक्विवेलेंट टू 8 साइन फ्रॉम द मून, तो वहां से 64 नवांशा को काउंट करते हुए, तो हम उसके हिसाब से 64 नवांशा निकालेंगे। तो उसके लिए वहां पे कौन सी राशि है, कौन सा लॉर्ड है, वहां पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर वो वहां पे अगर समझे कि मैलिफिक प्लैनेट है जैसे कि सैटर्न, मार्स, राहु या केतु, तो ये दर्शाता है कि 64 नवांशा जो पॉइंट है वो बहुत ही गहन बीमारी या गंभीर बीमारी को दर्शा रहा है। तो इसका हम अगर हम और इसी को हम D6, D12 और D30 चार्ट्स में भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि बीमारी होने की जो अंदेशा है या रिस्क है, तो उसको क्या बीमारी या हेल्थ इवेंट को वो दर्शाएगा। व्हाट इज ड्रेसकाना चार्ट? ड्रेसकाना चार्ट कैसे क्या होता है? ड्रेसकाना कुंडली का भी चिकित्सा ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा महत्व है। प्रत्येक राशि को 10-10 अंश के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो देशकान होता है वो उसी राशि का आता है। दूसरा देशकान जो है वो 5वीं राशि या तीसरी राशि, दूसरा उससे 5वीं राशि में जाता है। और तीसरा भाग पहले से 9वीं राशि, पहले से जो 9वां भाव राशि आती है उसमें जाता है। तो रेशकान कुंडली में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर हम बोले तो D3 चार्ट, ये क्या दिखाता है कि शरीर में वैदिक ज्योतिष में चार्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये देशकान शब्द संस्कृत के शब्द देशकान से बना है, जो जिसको हम कहते हैं 1/3 हिस्सा। तो देशकान को अगर हम देशकान कुंडली की जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या बताते हैं? राइजिंग इन द लग्न, अगर फर्स्ट हाउस में या लग्न में है, तो पहले देशकान में हम लोग हेड एंड फेस को देखेंगे और लंबर रीजन आएगा। सेकंड देशकाना में ब्रेन, नेक, थ्रोट, किडनी या नेवल को, ये दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सेकंड देशकाना में जाएंगे। और थर्ड देशकाना, जो एक राशि में 3 रेशकान होते हैं, तो पहले रेशकान के जो भाग है वो आएगा हेड एंड फेस और लंबर रीजन। दूसरा है दूसरा जो भाग आएगा वो ब्रेन, नेक, थ्रोट, किडनी एंड नावल। और तीसरा आएगा फेशियल, बोन्स और यूरिनरी सिस्टम। फिर सेकंड एंड 12th हाउस को अगर हम देखें फर्स्ट रेशखाना में, जैसे कि जो बोलते हैं तो वो दिखाएगा नेक एंड थ्रोट, राइट आई, फीट एंड टोस एंड लेफ्ट आई को दर्शाएगा। फिर सेकंड रेशखाना में आएगा सेरेबिलम, गलेट, लाइरेक्स, राइट शोल्डर, लिम्फेटिक सिस्टम एंड लेफ्ट आई, लेफ्ट पार्ट। फिर चौथा आएगा बोन्स ऑफ नेक, ऑर्गन्स,
बोन्स ऑफ फीट, टोस एंड रिकर्चर। फिर थर्ड एंड 11th हाउस में आएगा, मतलब जो दिखाएगा वो आएगा राइट ईयर, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड एंकल्स एंड लेफ्ट ईयर को। सेकंड रेशकाना में जो थर्ड राशि या थर्ड भाव और 11th हाउस में आएगा, लंग्स का ब्रीथिंग, ब्लड, राइट हैंड एंड आर्म, ब्लड सर्कुलेशन, लेफ्ट आर्म एंड हैंड को दर्शाएगा। और थर्ड रेशकाना में आएगा शोल्डर, कोलर बोन्स, बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड हैंड्स, राइट टेस्टिकल, स्किन, बोन्स एंड लेफ्ट टेस्टिकल। फोर्थ भाव जो है वो हमारे चेस्ट और ब्रेस्ट को दिखाएगा। फिफ्थ एंड 9th हाउस स्पाइन और मतलब फर्स्ट रेशकाना में आएगा। सेकंड रेशकाना में आएगा स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेफ्ट साइड ऑफ द पार्ट। और थर्ड रेशकाना में आएगा रिब्स, राइजिंग, रिब्स को दर्शाएगा। फिफ्थ एंड 9th हाउस जो है वो मतलब जो फर्स्ट रेशकाना में जो आएगा वो आएगा स्पाइन एंड बैक। सेकंड रेशकाना में अगर कोई ग्रह पड़ता है तो वो हार्ट को, ब्लड वेसल को, नर्व्स को दर्शाएगा, स्पाइन को दर्शाएगा। और 6th एंड 8th में अगर हम देखें तो यूम्बिकल रीजन और आई को आएगा, आई पे आएगा फर्स्ट रेज का नाम। और सेकंड रेज का नाम आएगा बाउल्स, इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को, लंग को दर्शाएगा। और थर्ड रेज का नाम जो आएगा वो आएगा किडनी। सेवेंथ रेज का नाम में लंबर रीजन, माउथ, किडनी, नेवल एंड फीट एंड लेग्स थर्ड रेज का नाम में जाएंगी। अब 22वां रेशकान क्या होता है? 22वां रेशकान भी हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है, हम कह सकते हैं। तो क्योंकि भरत पराशर होरा शास्त्र में आचार्य वारामिहिर ने कहा है कि लग्नादि द्वाश विंशातितमो रेशकान खर संज्ञकः तस्याधिपतिना युक्तो दुख रोग भय प्रदा। इसका मीनिंग है कि when the 22nd Reshkana from Lagna is called the Khar Reshkana. Its lord, when associated with the Lagna or important houses, can cause suffering, disease, and fear. That is why many astrologers examine it in medical astrology, जो कि सडन हेल्थ क्राइसिस को दर्शाता है। खर रेशखाना भी 22वें रेशखान को खर रेशखाना भी कहते हैं। अब खर्ड रेशखाना को कैसे हम देखेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले खर्ड रेशखाना को हम पहले असेंडेंट लेंगे, वहां से हम मतलब अगर हम लग्न से देखें तो लग्न से अगर जो 8वां भाव होता है कुंडली का वो खर्ड रेशखाना में आता है। तो काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 22nd डिविजन्स, मतलब उसको काउंट करके तो खर्ड रेशखाना इंडिकेट सफरिंग एंड क्राइसिस। इट इक्वेलेंट टू 8th हाउस, मतलब वो हमारे 8th हाउस को मतलब जो अष्टम भाव होता है वो उस वो खड मतलब उसका जो स्वामी होगा वो भी खड रेशकान का स्वामी कहलाएगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर सडन इमरजेंसीज, डिजीज, क्राइसिस, इंजुरीज, डिजीज को दर्शाता है, खड रेशकान का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यहाँ पे अगर उसका लॉर्ड कहीं बुरी तरह मैलेफिक प्लैनेट से प्रभावित है तो 100% डिजीज होने की उस एरिया में मतलब उस भाव में डिजीज होने की मतलब जो भाव अष्टम भाव में जो शरीर का अंग आता है तो वो भाव उससे ज्यादा बीमारी से ज्यादा प्रभावित होगा। तो जिसके कारण डिजीज, हाँ मतलब बहुत ही क्रोनिक डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब अगर कोई भी प्लैनेट खड़ रेशकान में बैठा है या उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब भी वो उसको ट्रिगर करेगा डिजीज को। अभी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस रिलेटेड टू हार्ट डिजीज इन रेशकाना चार्ट। अगर हम रेशकाना चार्ट में देखें तो कौन से मतलब अगर हाउस रिलेटेड हार्ट डिजीज इन D3 में कैसे देखते हैं? फोर्थ हाउस को हम लेंगे जो कि चेस्ट रीजन को दिखाता है, छाती को दिखाता है। फिफ्थ हाउस को हम देखेंगे तो वो हमारी सर्कुलेशन या कार्डिक रिदम मतलब भाव को मतलब प्राण शक्ति को दर्शाएगा। सन जो है कि जो हृदय का कारक है,
हार्ट वाइटलिटी प्राण शक्ति का कारक है। और और जो हृदय में मांसपेशियां होती है हृदय की, उसको दर्शाता है। मून जो है हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को दर्शाए, ब्लड फ्लो को मतलब मतलब खून का बहाव जो है वो मून दर्शाता है। और लियो राशि नेचुरल हार्ट साइन, मतलब जैसे हम बोलते हैं कालपुरुष की कुंडली में लियो राशि अगर कहीं ना कहीं पीड़ित है तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। फिर फोर्थ हाउस जो आता है तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और कैंसर राशि को भी हम देखेंगे जो छाती को दर्शाती है। तो अगर हम देखें तो ये सब जो कारक हैं हार्ट डिजीज के, अगर ये D3 चार्ट में समझो कि 6th 8th या 12th हाउस में अगर सन इन D3 प्लेस्ड इन 6th 8th और 12th हाउस, मतलब अगर ये सन जो है 6वें भाव में चला गया, 8वें भाव में या 12वें भाव में देश काल के D3 चार्ट में चला गया, तो और उसका और वो उसके ऊपर सैटर्न या मार्स की दृष्टि है, या सन डेबिलिटेड या एनिमी साइन में है, तो ये हार्ट वीक कार्डियक मसल कमजोर हृदय की मांसपेशियों को दर्शाएगा। तो मैं और दूसरा है कि अगर सन D3 चार्ट में 6th 8th 12th हाउस में है और एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न और मार्स और मंगल डेबिलिटेड इन एनिमी साइन, इंडिकेशन इज वीक कार्डियक मसल्स, रिस्क ऑफ इस्लामिक अटैक को वो दर्शाएगा। इसी तरह अगर मून है D3 में, वो भी अगर 8th हाउस में है स्थित है और मैलेफिक्स से अगर उस प्लैनेट की 8th हाउस में दृष्टि आ रही है, या चंद्रमा भी 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट से दृष्ट है या एस्पेक्ट है, या मून राहु का कॉन्जून या राहु मून को पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मून अफ्लिक्टेड इन D3 चार्ट आल्सो गिव सर्कुलेटरी इनबैलेंस, मतलब हार्ट बीट जो होगी जब जो शरीर में खून का बहाव है उसको वो इरेगुलर कर देगा, फ्लूइड रिटेंशन को वो कम कर देगा, जिसके कारण वो पूरा जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और हार्ट इनबैलेंस मतलब हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने का अंदेशा भी रहेगा। और 5th हाउस जो है वो अगर D3 में अफ्लिक्टेड है, मैनिफिक्स इन 5th हाउस है, 5th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाकर बैठ गया है, तो वो रिदमिक डिसऑर्डर्स या इरेगुलर हार्ट बीट को भी दिखाएगा, मतलब जो कि जो मनुष्य के अंदर हार्ट बीट में हार्ट इरेगुलर हार्ट बीट जो धड़कन है, तो वो कम ज्यादा होती रहती है अगर 5th लॉर्ड 8th में जाके अगर ट्रेशकान चार्ट मतलब D3 चार्ट में अगर कोई ग्रह 5th लॉर्ड 8th में स्थित है, तो या 5th मैलेफिक्स मतलब 5th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर दृष्टि है या संबंध है, तो वो उससे हार्ट अटैक आने का या हार्ट बीट कम इरेगुलर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। Moon afflicted in D3, yes. Moon in 8th house with malefics. Moon under Rahu influence. 5th house affliction in D3, malefics in 5th and 5th lord in 8th house. तो ये सर्कुलेटरी इनबैलेंस को दिखाते हैं, अफेक्टिंग द हार्ट और उसके सर्कुलेटरी जो धड़कन की सर्कुलेटरी सिस्टम पे उसका असर पड़ता है, जिसके कारण इरेगुलर हार्ट बीट होने के कारण हार्ट अटैक आने का अंदेशा ज्यादा होगा। अब हम आते हैं D6 चार्ट। D6 चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम इसको इक्वल 6 भाग मतलब एक राशि मतलब पूरे 12 भावों को अगर हम 30 को अगर 6 भागों में इक्वल पार्ट में बांटे, तो वो 5 डिग्री ईच इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टडी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है अगर हम डिजीज, क्योंकि ये हमारा जो 6वां भाव कालपुरुष कुंडली का जो होता है वो डिजीज का है। तो हम अगर उसका गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो हम D6 चार्ट को बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जरूर देखते हैं, क्योंकि ये डिजीजेस और इलनेस का है, कितनी फिजिकल क्षमता है। D6 ये भी दिखाता है कि अगर किसी को रोग हुआ है तो उसमें रिकवरी होने की क्षमता है कि नहीं। वो किस पे डिपेंड करती है कि अगर D6 में अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट है तो वो आदमी उससे पूरी तरह
उबर जाएगा, मतलब D6 के जो भी 6th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो वो ये दिखाता है कि वो रिकवरी उसकी हो जाएगी। और ये अगर बहुत ही ज्यादा मतलब कितना सीवियर है कि कितना है वो हम मतलब कोई अगर जातक बीमार है या उसको एकदम सीवियर इलनेस है या या बहुत बुरी तरह प्रभावित है तो ये D6 चार्ट में हम देखते हैं। तो D6 चार्ट सिग्निफाई द डिजीज, क्योंकि ये हमारे पुराने कर्जों का, एनिमीज का, ऑब्स्टेकल का भी को भी दिखाता है। तो D6 चार्ट प्रोवाइड्स डीपर इंसाइट इनटू द हेल्थ मैटर्स इन देन द नेटल चार्ट अलोन। मतलब सिर्फ अगर हम ये मतलब ये गहन बीमारी है कि नहीं ये हम D6 चार्ट से ही देखेंगे, क्योंकि ये कर्मा जो हमारे पिछले जन्म के जो कर्मा होते हैं वो कौन सा डिजीज है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है 6th हाउस में। तो इसलिए उसका इम्पोर्टेंस D6 का ज्यादा है। अगर D6 में अगर कोई प्लैनेट या ग्रह कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि D6 चार्ट को हम जरूर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे, उसकी स्थिति कैसी है, प्लैनेट की वहां पे कैसी स्ट्रेंथ है D6 चार्ट में, वो भी हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ D6 चार्ट इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। डिटेक्ट हिडन हेल्थ, मतलब वो डिजीज क्या है, आइडेंटिफाई द डिजीज पोटेंशियल को ये दर्शाता है, मतलब कौन सी बीमारी कितनी है, हिडन हेल्थ है तो उसको वो दर्शाएगा। तो द प्लैनेट में अपेयर स्ट्रॉन्ग इन D1 बट गेट बिकम अफ्लिक्टेड इन D6। तो ये उससे हम देखेंगे। अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ इलनेस, स्ट्रेंथ और अफ्लिक्शन कितना है। अगर समझिए D6 D1 में लग्न लॉर्ड अगर D6 में पूरी तरह, या D6 का लग्न लॉर्ड अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट से पूरी तरह अफ्लिक्टेड है, या 6th हाउस या 6th लॉर्ड भी D6 में मैलिफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, तो या सन या मून पूरी तरह अफ्लिक्टेड है, तो ये सीवियर केस हार्ट डिजीज को भी दर्शाएगा। अब टाइमिंग ऑफ डिजीज कैसे होगा देखेंगे। टाइमिंग मतलब कब रोग की होने की संभावना रहेगी, तो हम ये बोलेंगे कि अगर 6th हाउस की लॉर्ड की दशा 8th या 12th हाउस की लॉर्ड की दशा चले, या फिर या कोई ट्रांजिट कौन सी महादशा है, कौन सी ग्रह की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है, अगर कोई वहां से कोई प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहा है उसके बेट पे अगर वो अफ्लिक्टेड हाउसेस से कनेक्ट है, तब वो रोग होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वो क्रॉनिक मतलब ज्यादा बीमारी, गंभीर बीमारी बीमारी कब होगी, अगर वो सैटर्न राहु या केतु से पूरी तरह अफ्लिक्टेड है। उससे हमें पता चलेगा कि वो कितनी परसेंट वो बीमार है, क्या है। पॉइंट्स टुवर्ड क्रॉनिक और लॉन्ग लास्टिंग इलनेस, क्योंकि ये हमारे क्रॉनिक और बीमारी कितनी लंबी चलेगी ये भी हम D6 चार्ट से ही देखते हैं। बिकॉज ऑफ दी तो ये इम्पोर्टेंट, या ट्रीटमेंट अगर उसको अच्छा मिल जाए तो भी वो बच सकता है, क्योंकि ये जज मतलब D6 चार्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अभी D6 चार्ट में हम हार्ट डिसीज को कैसे देखेंगे। D6 में अगर हम देखें तो अगर सूर्य अफ्लिक्टेड है, 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, लियो साइन अगर बुरी तरह अफ्लिक्टेड है, क्योंकि ये नेचुरल साइन है, सिंह राशि को दर्शाता है। 5th हाउस हमारे सर्कुलर मतलब सर्कुलेशन फ्लो को दर्शाता है, कार्डियक रिदम को दर्शाता है। तो मेलिफिक कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें तो अगर जनरली, तो अगर D6 में अफ्लिक्टेड सन है, जनरल कार्डिक वीकनेस तो ये बढ़ा देगा। सन के साथ अगर राहु का संबंध है तो प्रोन टू इरेगुलर और अनयूजुअल कार्डिक कंडीशन, मतलब अचानक से उसको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी या हार्ट अटैक आने का, क्योंकि राहु जो देता है वो एकदम सडन देता है। तो सन विथ राहु अगर D6 में अगर कॉम्बिनेशन से सन अफ्लिक्टेड है तो ये 100% दर्शाता है कि उसको हृदय से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज या हार्ट अटैक होने की अंदेशा ज्यादा रहेगा। सन विथ सैटर्न तो ये तो बहुत ही गंभीर या लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबी चली कार्डिक डिसऑर्डर्स को दर्शाता है। सन विथ सैटर्न रिस्क ऑफ क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग कार्डिक डिसऑर्डर्स को दर्शाएगा। अगर मार्स सन को अफ्लिक्ट कर रहा है
तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या सर्जरी को से रिलेटेड हार्ट इश्यूज को दर्शाएगा D6 में। अभी हम एक चार्ट लेते हैं और उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये मैंने एक चार्ट लिया है, डी डेट ऑफ बर्थ है उसका 1/12/1969। इन दिस तो इसमें है जेमिनी लगन, मतलब मिथुन लगन है। और मर्क्यूरी जो है, जो लग्न लॉर्ड है, वो 6th हाउस में सूर्य के साथ ही बैठा है। जो जो सूर्य जो आत्मा का या हार्ट का कारक है, वो 6th हाउस में ही वीनस के साथ बैठा है। ठीक है। तो इन दिस चार्ट जेमिनी लग्न इज राइजिंग एंड लॉर्ड मर्क्यूरी इज इन 6th अलॉन्ग विद सन एंड 5th लॉर्ड वीनस। वीनस के साथ बैठा है, मतलब जो 5th लॉर्ड है वो वीनस है। तो इसमें हम देखेंगे कि 4th लॉर्ड जो है बुध, वो 6th हाउस में सिग्निफाई में बैठा है, तो इसको हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। और सन इन 6th इटसेल्फ इंडिकेट द हार्ट डिजीज। सन साइन अफ्लिक्टेड बाय केतु, मतलब अगर हम देखा जाए तो जो सिंह राशि है, वो चंद्रमा, वो पूरी तरह केतु से अफ्लिक्टेड है, मैलिफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है। 5th हाउस भी, जो हाउस अफ्लिक्टेड बाय राहु, राहु का दृष्टि भी 5th हाउस पे आ रहा है। और सैटर्न डिनोट्स सडन ब्लॉकेजेस, और सैटर्न का भी संबंध अगर हम देखें तो वो भी आ रहा है दृष्टि, तो जो कि ब्लॉकेजेस को दर्शाता है हार्ट में। तो पर ये नेटिव हार्ट अटैक्स तो इसको आया, पर ये बच कैसे गया, इसका एक कारण ये है क्योंकि जो गुरु जो जीव कारका है, वो उसका एस्पेक्ट लग्न को लग्न पे आ रहा था। तो जिसके कारण उसको जो लग्न के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आए, तो ये गुरु ही खुद 5th हाउस में मतलब बैठा है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे अगर बेनिफिक प्लैनेट अगर 5th हाउस में है, तो भी आदमी अगर हार्ट से डिजीज से अगर वो बीमारी से पीड़ित है, तो भी वो बच जाएगा। अब हम लेंगे नवांशा चार्ट। अब नवांशा चार्ट इसलिए यहाँ पे लेना चाहिए क्योंकि अगर हम देखें तो हम जैसे मैंने बताया कि नवांशा चार्ट में भी हम देखते हैं वहाँ पे अगर जैसे कि 5th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 12th में तो कहीं जाके मतलब जो तो लग्न जो है, लग्न लॉर्ड जो है जुपिटर इज अफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक प्लैनेट राहु एंड केतु। केतु एंड राहु से बुरी तरह, जो यहाँ पे लग्न लॉर्ड है जुपिटर, वो केतु और राहु से पूरी तरह पीड़ित है। ठीक है। सन इज अफ्लिक्टेड बाय द मैलेफिक प्लैनेट बाय केतु। सन भी जो है इस कुंडली में केतु से पूरी तरह पीड़ित है। और मून इज अफ्लिक्टेड विद सैटर्न। सैटर्न मतलब जो 4th भाव होता है नवंशा कुंडली में जो है, वो शनि वक्री होके चंद्रमा के साथ बैठा है। और मार्स इन 6th हाउस आल्सो अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मार्स के ऊपर पड़ रही है, मतलब मंगल के ऊपर आ रही है। तो ये दिखाता है कि 5th लॉर्ड मून इज आल्सो अफ्लिक्टेड, Venus afflicted by Ketu being the 8th lord, and Jupiter is also expecting the Lagna and 5th house. That is why native survived from the heart attack. Analysis of D3 and D6 chart. अभी हम यहाँ पे नरेश खान कुंडली में देखेंगे कि क्या है इसकी हार्ट डिजीज को हम देखते हैं कि कैसे हम D3 में कैसे एनालाइज करेंगे और D6 चार्ट में। इन D3 चार्ट लिब्रा असेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो लिब्रा असेंडेंट है, तो वहां से जो जेमिनी असेंडेंट की जो लग्न था, जो लग्न जो डिग्री थी वहां पे असेंडेंट में जेमिनी की, वो आई थी क्या कहते हैं मिथुन लगन था। तो लग्न फॉल्स इन एट 19°16'। तो ये इट फॉल्स इन सेकंड रेशकाना, तो ये सेकंड रेशकाना में जाएगा, मतलब जो तो वहां पे वो आएगी लिब्रा साइन आएगी। अगर वहां से हम काउंट करेंगे तो 5वीं राशि, तो वो जो सेकंड रेशकाना में जाएगी तो वो दिखाएगा। इन द D3 चार्ट सन इज इन 6th हाउस। यहाँ पे भी अगर आप देखिए, जो सूर्य जो हृदय का कारक है, या तो वो भी 6th हाउस में जाके बैठा है सूर्य, वो भी गुरु की राशि में। 4th and 5th लॉर्ड ऑल्सो अफ्लिक्टेड बाई केतु। 4th and 5th लॉर्ड इज सैटर्न, वो केतु शनि के साथ वक्री होके स्थित है। ठीक है। लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इन D3 चैट, मतलब जो 6th हाउस में
गुरु है 6th हाउस का, मतलब D3 चार्ट में 6th लॉर्ड जो गुरु है वो राहु के साथ पूरी तरह अफ्लिक्टेड है, लग्न में ही बैठा है। तो इसके कारण भी हार्ट डिजीज हुआ है इसको। Lord of 6th house in T3 chart afflicted by Rahu and Sun is expected by Mars। सन की जो मंगल है वो, मंगल का दृष्टि सूर्य के ऊपर आ रहा है। तो ये D3 चार्ट में दिखाता है कि हार्ट से रिलेटेड, मतलब सूर्य इस कुंडली में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण इसको हार्ट डिजीज हुआ। अभी हम D6 में जाएंगे। तो असेंडेंट ऑफ D6 चार्ट इज मून, मतलब यहाँ पे जो कैंसर साइन आ रहा है D6 चार्ट में, अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न। सैटर्न की दृष्टि आ रही है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 11th हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और ये 5th हाउस को भी दृष्टि दे रहा है, मतलब जहाँ पे वृश्चिक राशि है। Leo sign also afflicted by Rahu and Ketu, and Mars is expecting the 4th house। तो मार्स का भी दृष्टि 4th हाउस पे आ रहा है, और बट द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ऑन द 4th हाउस, अगर पर 4th हाउस पे गुरु की दृष्टि के होने के कारण जुपिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द राहु एंड केतु, दैट इज वाई द नेटिव सर्वाइव फ्रॉम द हार्ट अटैक। तो हम अभी देखेंगे कि ये हार्ट अटैक या हार्ट से डिजीज अगर किसी को है, तो उसको हमें दिख रहा है कि भाई हार्ट डिजीज होने की संभावना है, ऐसा है, तो हम उसको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दे सकते हैं, और उसको सतर्क रहने के लिए कह सकते हैं कि आप अगर, जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर कोई ज्योतिषीय रेमेडीज अगर वो करे, वो कोई जाता जो हार्ट डिजीज से पीड़ित है, तो हम उनको एक रेमेडीज देंगे कि आप रोज सूर्य को जल चढ़ाइए, या सूर्य नमस्कार करिए, या जो सूर्य का बीज मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः, उसका जप करिए एक बार, 108 बार। या आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप रोज उसका वो करते हैं, क्या कहते हैं, पाठ करते हैं, तो भी वो सूर्य को बल मिलता है, और सूर्य ग्रह मजबूत होता है अगर हम ये करते हैं। और सूर्य गायत्री मंत्र का अगर हम जाप करें 108 बार, तो हम ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दे सकते हैं किसी भी जातक को कि हाँ भाई आपकी कुंडली में ऐसा दिख तो रहा है, पर हम ज्योतिषीय ये मतलब ठीक तो नहीं कर सकते, पर हाँ हम आपको रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये रेमेडीज करिए, जिससे कारण आप मतलब उसका प्रभाव कम हो। तो इसलिए अगर आपको कोई मेडिकल एडवाइस है वो लेते रहिए, साथ में आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी करते रहिए, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। That's nice, Kirti ji. So I'm congratulating you on behalf of Visro. Like you have completed your presentation, scholar sessions successfully. And I thank everyone, all the participants and contributors for this valuable time, effort, and the support you have given. You have provided details with Kirti Malhotra. Thank you very much. Sir, your comments, please. Yeah, good one. Congratulations, you have successfully completed your this thing. So it's a very good one. So let us take like a feedback from the audience. Yes, sir. Sir, I'm requesting all those members who are attending this session, if you have any charts you have related to heart disease, please send to me, sir. That's why. Yeah, Rachna. Namaskar, sir. Namaskar, कीर्ति जी. नमस्कार। I would like to congratulate you. बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, एंड विद ईज आपने बहुत अच्छे से सारे डिविजनल चार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया, और उनका क्या यूसेज है वो भी बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन. वेरी वेल डन. Congratulations once again. थैंक यू मैम, थैंक यू। Any more questions from the audience? No? Madam, just I want
say like we all know that what is the Drikana chart, but Madam has told it falls in 8 houses. So just a little bit to shower light on that. 3 sevens are like 21. So after 21, the 22nd Drikana, because we are dividing into 10 degrees. No, 1 point if you had some stranger also will come to know that what is 22nd. I'm just telling this is as a small this thing. Yeah, thank you, Madhurika ji. That's a nice one. Rajendra ji. मैम कीर्ति जी, आपका प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट बहुत अच्छा है, वेरी आई कैचिंग एंड इजी टू रिमेम्बर, विजुअल, एंड बहुत मेहनत किया। मेरे पास भी 2-3 चार्ट होगा, मैं आप पर्सनली भेजूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सूरज जी। मेरा सभी को प्रणाम, खास कर हमारे गुरुवर्ग कृष्णकांत सर जी को, कि जिन्होंने इस ज्योतिष की शिक्षा यानी इतना सुंदर तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्षमा करना, जरा मेरे गले में तकलीफ है, इसलिए मैं बात करने में कष्ट हो रहा है थोड़ा सा। फिर भी मैं कहूंगी कि आज का यह कार्यक्रम देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कीर्ति का संबंध आज से नहीं कई वर्षों से है। जब एक ग्रेजुएशन कर रही थी, ये मेरी शिष्या स्टूडेंट रही हुई है। और एक वो कहते हैं ना कि बाप से बेटा सवाई, उसी प्रकार गुरु से शिष्या यदि आगे निकल जाए तो उसे सबसे बड़ी खुशी होती है, और वही खुशी आज मुझे प्राप्त हो रही है। और खास कर कीर्ति बेटा, रियली यू हैव एक्सप्लेन्ड 64th नवांशा and D3 देखना वेरी वेल, स्पेशली 6th, 8th, 12th भावों में बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि उसका प्रभाव कैसे होता है। आपने लास्ट में जो मेडिकल परिहार दिए हैं कि सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ देना, यानी जो एक सिंपल है, हर एक व्यक्ति कर सकता है, कि जो इन पेशेंट्स को कितनी मदद कर सकता है। बहुत सुंदर बताया बेटा, थैंक यू। थैंक यू न कहकर मैं ये कहूंगी बेटे कि प्रभु आपको बहुत बहुत आगे बढ़ाए, बहुत उन्नति करे, और बेटा मेरा पूरा आपको सदा आशीर्वाद है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जब मैं रेलवे डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी तो मैडम ही हमें हिंदी की पढ़ाती थी, तो मुझे मालूम नहीं था, तो मेरे को तो एडिटर चुन लिया गया हिंदी मैगजीन के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि आप हैं हिंदी की हेड वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी स्टूडेंट्स ने मेरे को आके बताया मैडम यू आर सिलेक्टेड फॉर एज ए हिंदी एडिटर फॉर द मैगजीन। तो मैडम ने मेरे को हिंदी एडिटर के लिए, बुक के लिए मुझे सिलेक्ट किया था। That's a very nice thing. Thank you for your blessing, Suraj ji. So always students go ahead. That is a wish of a guru always. Yeah, Kanaka Prasad garu cheppandi. Hello. First of all, I'm going to congratulate Mr. Kirti Malhotra ji that her presentation is very nice. In that presentation, the effect of our Guru is also very known to us. How he explained what he explained in such a way that you have explained with the charts. D3 in Varga charts, what he explained in previously, same explanation is given by you. Once again, I'm going to congratulate you. बहुत बहुत धन्यवाद है प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। इसमें आशीर्वचन दे रहे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपके लिए। थैंक यू मच सर, आप सबकी ब्लेसिंग्स है सर और सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं ये पूरा कर पाई सर। थैंक यू सो मच। Thank you. That's nice.
So if there are no questions, we would like to close the session. And once again, congratulations, कीर्ति जी, आपने सारे presentations complete कर दिए scholar sessions का. Thank you.